नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजयरथ हिंदी एकेडमी पर। तो कल की क्लास में हमने क्या देखा था? मलिक मोहम्मद जायसी को, और क्या देखा था? उनकी जो महान रचना थी पद्मावत के बारे में हमने देखा था, है ना। पद्मावत में टोटल कितने खंड थे? 57 खंड थे। भाषा क्या थी उसकी? ठेठ अवधी थी। प्रिय अलंकार क्या था? उत्प्रेक्षा अलंकार था। और हमने क्या देखा कि वो अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना गया था। ठीक, अवधी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और हमने क्या देखा? पद्मावत को ट्रेजेडी कृत के रूप में किसने घोषित किया था? तो उसे हमारे कहते हैं जो है बच्चन विजय देवनारायण शाही। विजय देवनारायण शाही क्या कहते हैं? उसे ट्रेजेडी कृत घोषित करते हैं। और एक कथन आपने देखा कि पद्मावत का पूर्वार्ध जो है कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। ये कथन हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का है। अच्छा, तुलसी और मलिक मोहम्मद जायसी, इन दोनों में काफी कल्पनाएं करके तुलनात्मक अध्ययन करके पास एक 2 या 3 कथन हमने देखे, वो रामचंद्र शुक्ल के थे। और बच्चन ने क्या कहा था? इन्हें अवधी का अर्घन कहा था। खैर, तो पद्मावत के बारे में काफी डिटेल से हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ लिया है। ठीक, बढ़ेंगे आज आगे जो हमारी सूफी काव्य की और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, आज हम अगली रचना के बारे में देखेंगे। इसके बारे में मधुमालती के बारे में। ठीक है, तो आइए टाइम का नुकसान न करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं मधुमालती को। मधुमालती मंजन कवि। मंजन कौन है? मधुमालती के रचनाकार हैं। ठीक, मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंजन कवि हैं। अच्छा, ये जो मधुमालती है, ये जो है कब आई थी? मधुमालती मधुमालती जो है ये आई थी टोटल 40 में आती है हमारी, क्या कहते हैं वो, पद्मावत। जो 20 और 40 दो चीजें मिलती हैं, तो 20 में इसको स्टार्टअप किया गया था, लिखना प्रारंभ किया था। फिर 40 में जो है पूर्ण रूप से इसे लिखा गया। ठीक, तो ये सारी चीजें हम देखे थे पद्मावत के बारे में डिटेल से जब पढ़ रहे थे। तो इसकी समय सीमा क्या थी? इसकी जो समय सीमा थी वो थी 1545 ईस्वी। क्या थी समय सीमा? 1545 ईस्वी। अच्छा, इसकी भाषा क्या थी? राजस्थानी भाषा के जितने काव्य थे सूफी में वो हमने आपको बता दिया है। टोटल 5 थे। एक छिताई वार्ता थी जिसमें ब्रज और राजस्थानी दोनों का मिश्रण था, और एक नंद दास की थी जो केवल ब्रज भाषा में लिखी गई थी, रूप मंजरी। ठीक, तो वो सारी रचनाओं को छोड़ दी। मधुमालती आप ये देखिए, क्या राजस्थानी काव्य में हम लिखे थे या नहीं लिखे थे? बस इतना याद कीजिए। तो नहीं लिखा गया था। मतलब ये किस भाषा की है? इसकी भाषा क्या है? अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा इसकी अवधी है, ये हम पीछे देख चुके हैं। ठीक, तो यहाँ कोई जरूरत नहीं है इसकी, बट ये है कि एक बार रिवीजन के लिए बस आपको याद आ जाए, इसलिए हमने बोल दिया। समय सीमा क्या है? 1545 ईस्वी। भाषा इसकी क्या है? अवधी है। ठीक, अच्छा बढ़ेंगे आगे। अवधी का प्रथम महाकाव्य कौन था? अवधी भाषा जिसे माना जाता है वो पद्मावत को माना जाता है। और मधुमालती जो है ये हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है। अब यहीं तक मत चले जाइएगा कि हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक काव्य, नहीं नहीं, ये ऐसा पहला प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव देखने को मिलेगा। इसके पात्र कौन कौन है? मनोहर और मधुमालती। ठीक, एक कथा तो ये चलती है मनोहर और मधुमालती की, और इसी के समान या इसी के बराबर में एक कथा चलती है प्रेमा और तारा की। ये दोनों जो है एक दूसरे के प्रेमी हैं, मनोहर मधुमालती और प्रेमा और तारा। तो इनकी प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। और हमने क्या देखा? मधुमालती पर आधारित गुलशने इश्क नामक प्रेम कथा लिखी। किसने लिखी थी? नुसरती ने लिखी थी। नुसरती कौन थे? तो दक्षिण के एक शायर थे। कहाँ के थे? दक्षिण भाग के क्या है, एक शायर थे। इन्होंने क्या किया था? गुलशने इश्क नामक एक प्रेम कथा लिखी थी, जिसका आधार क्या था? मधुमालती आधार था। यह मधुमालती के आधार पर एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम गुलशने इश्क था। कब आया था? 1643 ईस्वी में आया था। और किसने लिखा था? नुसरती ने लिखा था। बस इतना ही जानना है कि मधुमालती पर आधारित जो ग्रंथ था उसका नाम क्या है? गुलशने इश्क है। इसके रचनाकार कौन है? नुसरती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। खैर, अर्धकथानक बनारसी दास की आत्मकथा है ये। ठीक, अर्धकथानक क्या है? बनारसी दास की आत्मकथा है। अर्धकथानक में मृगावती और मधुमालती का जिक्र मिलता है। पद्मावत में भी हमने देखा था कि पद्मावत से पहले के 4 ग्रंथों का उल्लेख किया गया था। ठीक,
वहाँ हमने देखा था क्या था, वो प्रेमावती था और दो तीन थे ना। तो ये सारी चीजें हम देखे थे। खैर उसके बारे में डिटेल से देखना है तो आप पिछली क्लास पे जाइए और उसे रिवाइज कीजिए, वहां से देखिए। अर्ध कथानक पे बढ़ते हैं। अर्ध कथानक किसके? बनारसी दास की आत्मकथा है। ठीक, इसमें आपको किस ग्रंथ का जिक्र मिलता है? मृगावती और मधुमालती, इन दोनों का जिक्र आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अर्ध कथानक में देखने को मिलेगा। अच्छा, अर्ध कथानक के बारे में जब देखेंगे, इसका उल्लेख मिलता कहाँ है? तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार। क्या है? तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोय उचार। मधुमालती मृगावती पोथी दोय उचार। तो ये चीजें हमने देखी। ठीक, मधुमालती मृगावती पोथी दोय उचार। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे देख लीजिए। जो हम देखे थे कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने से पहले लिखे गए 4 प्रेमाख्यानकों का उल्लेख किया है। तो वो 4 प्रेमाख्यानक कौन थे? उसमें जो जायसी ने किया था पहला, तो यही था हमारा, कौन सा? मधुमालती था। ठीक, नंबर 2 पे हम क्या देखे थे? नंबर 2 पे मृगावती था। नंबर 2 क्या देखे थे? मृगावती। अगला क्या था? अगला था हमारा मुग्धावती। क्या था? एक था मुग्धावती और एक जो नंबर 4 पे था वो था प्रेमावती। तो ये 4 ग्रंथ हैं जिनका उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो अपने प्रेमाख्यानकों में करते हैं। ठीक, अपने से पहले लिखी गई रचनाओं के रूप में इन चारों का उल्लेख किसने किया है? जायसी ने किया है। तो आपको ये देखना है कि ये जो मधुमालती है और ये जो मृगावती है, इसका उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी ने भी किया है अपने से पूर्व, अपने से पहले लिखे गए प्रेमाख्यानकों के रूप में। और मधुमालती और मृगावती का उल्लेख अर्ध कथानक में भी हुआ है, जो बनारसी दास की आत्मकथा है। इसमें कहाँ मिलता है? तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। ये किसका? बनारसी दास जैन का है, जिन्होंने इसका उल्लेख किया है। ठीक, खैर तो आप ध्यान रखेंगे मधुमालती मृगावती का उल्लेख जायसी भी करते हैं अपनी से पूर्व रचनाओं में, एक मुग्धावती और एक प्रेमावती, 4 रचनाओं का करते हैं। और ये तो आप देख ही रहे हैं। तो मधुमालती के बारे में जो जानकारी उपलब्ध थी वो बस इतना ही थी। और क्या कहते हैं, बढ़ेंगे अपने अगले ग्रंथ की ओर। अगला क्या है हमारा? अगला सूफी काव्य का जो महत्वपूर्ण रचना है वो है चित्रावली। अच्छा, चित्रावली के रचनाकार कौन? चित्रावली के रचनाकार कौन है? चित्रावली के रचनाकार हैं उस्मान। है, चित्रावली के रचनाकार के बारे में तो हम बता ही रहे हैं। चित्रावली की समय सीमा क्या है? अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चित्रावली, ठीक, चित्रावली किसकी है? उस्मान की है। चित्रावली के रचनाकार कौन है? उस्मान साहब है। ठीक, देखेंगे हम चित्रावली के बारे में। ये याद ऐसे ही कर लीजिएगा, चित्रावली उस्मान। ठीक, चित्रावली के रचनाकार कौन है? उस्मान। ऐसे लिखने से ये होगा कि भाई दोनों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण मिलेगा वो यहीं पे हम देख लेंगे। तो पहला टॉपिक जो मिला हमें उस्मान के बारे में ही मिला। उस्मान, उस्मान किसके शिष्य थे? तो हाजी बाबा के शिष्य थे। उस्मान हाजी बाबा के शिष्य थे। हाजी बाबा के शिष्य थे। या इतना लंबा ना लिख के आप डायरेक्ट लिखिए कि गुरु। बस इतना ध्यान रखना कि गुरु कौन थे, किसके? उस्मान के। उस्मान के गुरु, पूरा लिखो यार। उस्मान के गुरु, वैसे आपको रखना पड़ेगा कि उस्मान हाजी बाबा के शिष्य थे, फिर पता लगा ध्यान से उतर गया है ना। उस्मान के गुरु कौन है? हाजी बाबा। ये ठीक है, उस्मान के गुरु कौन है? हाजी बाबा हैं। ठीक, अच्छा, उस्मान किसके समकालीन थे? तो ये जो उस्मान है ये जहांगीर के समकालीन, जहांगीर के समकालीन
थे। ये आप चाहे तो पूरी लाइनिंग करके लिख लीजिएगा कि उस्मान जहांगीर के समकालीन थे। ठीक, ये जहांगीर है, उस्मान। ठीक, ये डबल लाइन का मतलब सेम चीज यहाँ भी आएगी, उस्मान जहांगीर के समकालीन थे। ठीक, उस्मान के बारे में जो जानकारी थी वो यहीं पे करते हैं हम समाप्त, आगे बढ़ते हैं। चित्रावली में या इस ग्रंथ में, ग्रंथ अच्छा डायरेक्टली यही लिखिएगा, चित्रावली में, चित्रावली में किसकी प्रेम कथा का वर्णन है? सुजान तथा चित्रावली। चित्रावली में सुजान तथा चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन, की प्रेम कथा का वर्णन। ठीक, चित्रावली में सुजान तथा चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन। अब आप यहाँ देखेंगे सुजान, सुजान कहाँ के राजकुमार थे? तो नेपाल के। सुजान कहाँ के राजकुमार थे? नेपाल के राजकुमार थे। और ये जो चित्रावली है ये कहाँ की राजकुमारी थी? ये रूपनगर की राजकुमारी थी। कहाँ की थी ये? रूपनगर की राजकुमारी थी। ठीक, सुजान नेपाल के राजकुमार थे और चित्रावली रूपनगर की राजकुमारी थी। इन दोनों की प्रणय कथा का वर्णन आपको चित्रावली में देखने को मिलेगा। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक मतलब अगले यार महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। अच्छा, इसमें अंग्रेजी के द्वीप का भी वर्णन है। इस ग्रंथ में अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन देखने को मिलेगा। अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन, अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ में या किस सूफी काव्य में अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन किया गया है? चित्रावली में किया गया है। ठीक, अच्छा, ग्रंथ के आरंभ में क्या है? नोट करेंगे आप, ग्रंथारंभ में मतलब ग्रंथ के आरंभ में, या आप ग्रंथ के आरंभ में भी लिख सकते हैं। ग्रंथ के आरंभ में कवि ने स्तुति के बाद, कवि ने स्तुति के बाद, कवि ने स्तुति के बाद पैगंबर व चार खलीफा, पैगंबर व चार खलीफाओं, खलीफा मतलब बादशाह। ठीक, चार खलीफाओं की प्रशंसा लिखी है। अगर खलीफाओं को आपको जानना है तो ब्रैकेट में बादशाह कर लीजिएगा। चार खलीफाओं की प्रशंसा लिखी है, की प्रशंसा लिखी है। ठीक, तो क्या है चित्रावली के बारे में? बस इतना ही था। चित्रावली में उस्मान के गुरु कौन है? हाजी बाबा है। किसके समकालीन थे ये? जहांगीर के समकालीन थे। चित्रावली में किसकी प्रेम कथा है? सुजान की है और चित्रावली की। सुजान कहाँ का था? नेपाल का था। चित्रावली कहाँ से थी? रूपनगर की थी। ठीक, अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन कहाँ है? चित्रावली में देखने को मिलता है। ठीक, ग्रंथ के आरंभ में स्तुति के बाद क्या है? पैगंबर और चार खलीफाओं की क्या है इसमें? प्रशंसा लिखी गई है। खैर ये आप पढ़ लेंगे। ये भी स्टार्टिंग में क्या है? पैगंबर के साथ साथ चार बादशाहों की प्रशंसा इसमें की गई है। तो ये थे चित्रावली। चित्रावली के बारे में जो जानकारी थी वो बस इतना ही थी। बढ़ेंगे अगले ग्रंथ की ओर। ठीक ना, अगला हमारा क्या है? हम देखेंगे नूर मोहम्मद के बारे में। इनकी ग्रंथ रचना का नाम हम बाद में देखते हैं, आगे रचना को डिटेल से। पहले हम देखेंगे नूर मोहम्मद को, इसी महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद के बारे में दो जानकारियां मिलती हैं। ठीक, कितनी जानकारी मिलती है? दो। ये मोहम्मद शाह के समकालीन थे। पहला तो ये कि ये मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के समकालीन
मोहम्मद शाह के समकालीन थे। कौन? यही नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद किसके समकालीन है? मोहम्मद शाह के समकालीन है। ठीक। अच्छा, इनकी एक रचना और मिलती है। ठीक। इनकी जो रचना हम देखे थे पीछे, वो देखे थे अनुराग बांसुरी, और एक हमने क्या देखा था? इंद्रावती। दो रचनाएं तो देखे ही थे। इनकी एक फारसी की रचना है। तो फारसी रचना क्या है? आप यहाँ लिखेंगे फारसी। फारसी भाषा की एक रचना इनकी है। फारसी रचना क्या है? उसका नाम है रौजतुल हकायक। रौजतुल हकायक। ठीक। ये जो ग्रंथ है किसका है? ये फारसी भाषा में लिखा गया नूर मोहम्मद की ये भी रचना है। ठीक। आगे देखेंगे इनके ग्रंथ के बारे में। नंबर 1 पे अब आप हेडिंग करेंगे ऐसे, क्या? अनुराग बांसुरी। क्या लिखेंगे आप? अनुराग बांसुरी। तो बढ़ेंगे अनुराग बांसुरी की ओर। दोहे के स्थान पर किसका प्रयोग है इसमें? बरवे का प्रयोग है। सीधे सीधे आप दोहा वहां हटाइए, ये ध्यान रखिए कि बरवे का प्रयोग, बरवे का प्रयोग कहाँ देखने को मिलेगा? अनुराग बांसुरी में। ब्रैकेट में आप लिख लेंगे दोहे के स्थान पर। दोहे के स्थान पर इससे क्या होगा कि ये याद रखना जरूरी है किसका प्रयोग किया गया? बरवे का। ये इतना बस थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि हाँ, जहाँ दोहे का प्रयोग किया जाता था पिछली रचनाओं में, उस जगह पे बरवे का प्रयोग किया गया। ये आपकी जानकारी के लिए। ठीक। बरवे छंद का प्रयोग कहाँ देखने को मिलेगा? अनुराग बांसुरी में। अच्छा, तत्कालीन यानी उस समय की जो हिंदी और उर्दू भाषा का विवाद था, उससे भी यह ग्रंथ प्रभावित था। तत्कालीन। ठीक। या उस समय की, आप ये भी लिख सकते हैं उस समय के हिंदी उर्दू, या आप सीधे सीधे एक शब्द में लिखेंगे ऐसे कि तत्कालीन हिंदी उर्दू। तत्कालीन हिंदी उर्दू भाषाई विवाद। भाषाई विवाद का, भाषाई विवाद का प्रभाव देखने को मिलता है, या भाषाई विवाद से भी प्रभावित है। से भी प्रभावित है। ठीक। क्या है? तत्कालीन हिंदी उर्दू भाषाई विवाद से भी प्रभावित है। किससे? हिंदी उर्दू भाषाई विवाद से प्रभावित है। आगे देखेंगे अंतःकरण चित्त बुद्धि आदि। और क्या देखने को मिलेगा? अंतःकरण चित्त बुद्धि, अंतःकरण चित्त बुद्धि आदि रूपों के माध्यम से, आदि रूपकों के माध्यम से, आदि रूपकों के माध्यम से इंद्रिय विरोध। क्या है? इंद्रिय विरोध। इंद्रिय विरोध, इंद्रिय विरोध। और क्या देखेंगे? तथा अध्यात्म का संदेश, तथा अध्यात्म का संदेश है। ये सारी चीजें कहाँ है? अनुराग बांसुरी में है। एक लाइन और आप नोट करेंगे, भाषा जो है इसकी सूफी रचनाओं से अधिक संस्कृत गर्भित है। भाषा कैसी है? भाषा सूफी रचनाओं, सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित, से बहुत अधिक क्या है? संस्कृत गर्भित, यानी संस्कृत से भरी हुई है, संस्कृत गर्भित है। सूफी रचनाओं की अपेक्षा इसमें संस्कृत गर्भित भाषा है। ठीक।
अब संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है यार एक हिसाब से, खैर कुछ तो प्रयोग हुआ ही है। अनुराग बांसुरी संस्कृत गर्भित, एक हिसाब से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध, बहुत ज्यादा ठीक। तो सूफी रचनाओं में बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है भाषा इसकी। अनुराग बांसुरी के बारे में बस इतना ही। बरवय का प्रयोग इसमें ज्यादा देखने को मिलेगा दोहे के स्थान पर। तत्कालीन हिंदी उर्दू भाषाई विवाद से भी प्रभावित है यह, जो उस समय के किस समय, जिस समय अनुराग बांसुरी लिखी गई थी। और अगर आपको याद हो तो आप कमेंट में बताएं। खैर कमेंट में क्या बताएंगे, अनुराग बांसुरी की जो समय सीमा थी वो थी 1764 ईस्वी। क्या थी? 1764 ईस्वी, यही थी ना? एक बार मिला लेंगे आप। अनुराग बांसुरी की समय सीमा पीछे नोट कराएं, जो 1764 ईस्वी। बरवय का प्रयोग किया गया है। उस समय की जो हिंदी उर्दू भाषा का विवाद था उससे भी यह प्रभावित रचना है। खैर हिंदी उर्दू विवाद से भी प्रभावित है, और सबसे ज्यादा क्या है कि सूफियों की अपेक्षा, जो सूफियों की भाषा प्रयोग की गई उसकी अपेक्षा देखा जाए तो सबसे अधिक संस्कृत गर्भित भाषा इसकी रही है। ठीक। और क्या है, अंतःकरण चित्त बुद्धि आदि रूपों के माध्यम से इंद्रिय विरोध तथा अध्यात्म का संदेश देखने को मिलता है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये कि ये नूर मोहम्मद की फारसी भाषा की रचना क्या है, रौजतुल हकायक। ये आप ध्यान में रखेंगे कि रौजतुल हकायक नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो नूर मोहम्मद है। ठीक, बढ़ेंगे आगे, देख रहे हैं किसके बारे में, हम नूर मोहम्मद के बारे में। अनुराग बांसुरी का इससे रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो होती है समाप्त। और अब हम देखेंगे इंद्रावती के बारे में। ये जो इंद्रावती है ये भी इन्हीं का ग्रंथ है। नूर मोहम्मद का ही दूसरा ग्रंथ क्या है, इंद्रावती। इंद्रावती, ठीक, इंद्रावती किसका है, ये नूर मोहम्मद का है। खैर इंद्रावती की समय सीमा क्या थी, 1744। क्या थी समय सीमा, 1744 ईस्वी थी इंद्रावती की समय सीमा। ठीक, इंद्रावती के बारे में देखेंगे। मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई, पहला टॉपिक ये देखेंगे आप। मोहम्मद शाह की क्या है इसमें, प्रशंसा की गई है। मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। और क्या है इसमें, राजकुंवर और इंद्रावती की प्रेम कथा का चित्रण है। किसका, राजकुंवर तथा इंद्रावती, राजकुंवर तथा इंद्रावती की प्रेम कथा का चित्रण, की प्रेम कथा का चित्रण किसमें है, इंद्रावती ग्रंथ में है। अच्छा, ये जो राजकुंवर है ये कहाँ के राजकुमार थे, ये थे जो है कालिंजर के। एक स्थान है क्या, कालिंजर। ठीक, कालिंजर के राजकुमार थे। ठीक, ये कालिंजर के राजकुमार थे। और ये जो इंद्रावती हैं ये आगमपुर की राजकुमारी हैं। कहाँ की, आगमपुर, आगमपुर की राजकुमारी। ठीक, तो ये कहाँ के राजकुमार थे, कालिंजर के। और इंद्रावती कहाँ से थी, आगमपुर से थी। आगे देखेंगे सूफी आख्यान परंपरा, या आप इसे नोट के तरीके पे भी लिख सकते थे, बट ये है कि इम्पोर्टेंट है। सूफी आख्यान काव्यों की, सूफी आख्यान काव्यों की, सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति, अखंडित परंपरा की समाप्ति, अखंडित परंपरा की समाप्ति इंद्रावती से माना, इंद्रावती से माना। ठीक, किसने माना, जो सूफी आख्यान काव्य की ये परंपरा चल रही थी, पद्मावत, अखरावत, अकबरी कलाम, माधवानंद, कंदा, जितनी भी रचनाएं हमने देखी, ठीक, ये किसने माना, शुक्ल जी ने। तो शुक्ल जी ने क्या माना
कि जो सूफी आख्यान काव्यों की ये जो परंपरा चली आ रही थी, अखंडित परंपरा जो ये चली आ रही थी, ये कहाँ पे समाप्त होती है? इंद्रावती पे समाप्त होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक, कभी कभी पूछ लेता है कि शुक्ल जी ने सूफी काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति किस ग्रंथ से स्वीकार की है, तो आपको बताना होगा कि इंद्रावती से स्वीकार करते हैं। या ये पूछा जा सकता है कि इंद्रावती से सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति किसने मानी है, तब आपको शुक्ल जी को बताना होगा। या आपको ये दिया जा सकता है कथन के रूप में कि सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति इंद्रावती से हुई है, किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो ये तीनों तरीके से आप देख चुके हैं। खैर, इंद्रावती के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध थी वो बस यही थी, और इंद्रावती से क्या हुआ? सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा हुई समाप्त। तो एक बार रिपीट कर लेंगे, इंद्रावती की समय सीमा क्या है? 1744 ईस्वी। किसकी प्रशंसा की गई इसमें? मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई। अच्छा, हमने देखा था क्या? आखिरी कलाम। एक ग्रंथ हमने क्या देखा था? आखिरी कलाम, जिसमें अभी कल ही देखे थे। इसमें क्या था? कयामत का वर्णन किया गया था, और साथ साथ प्रशंसा किसकी थी इसमें? बाबर की प्रशंसा की। ये ग्रंथ किसका था? तो ये ग्रंथ था जायसी साहब का। किसका था ये? जायसी साहब का था। ठीक, अच्छा, जायसी किसके समकालीन थे? तो ये शेरशाह के समकालीन थे। अगर आपको ध्यान हो, किसके समकालीन थे ये? शेरशाह के समकालीन थे। ठीक, शेरशाह के समकालीन थे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक, शेरशाह के समकालीन कौन? जायसी। आखिरी कलाम में इनका एक ग्रंथ किसका है? जायसी का है। ये प्रशंसा किसकी कर रहे हैं? ये बाबर की कर रहे हैं। इंद्रावती ग्रंथ किसका? नूर मोहम्मद का। प्रशंसा किसकी की गई है? मोहम्मद शाह की गई है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। इतना क्यों, अभी थोड़ा सा अंतर है, उसे समाप्त कर देते हैं। एक टॉपिक हल्का सा 2 लाइन। तो नूर मोहम्मद के बारे में बस इतना है। अब आप एक लिखेंगे नोट। क्या लिखेंगे? नोट। नोट में क्या लिखेंगे? सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का, सूफी या, पहले भी हम देख चुके हैं क्या? संत काव्य को हमने क्या कहा था? संत काव्यों को हमने क्या कहा? ज्ञान मार्गी शाखा कहा था कि नहीं कहा था? सूफी या प्रेम मार्गी शाखा। और सूफी को हमने क्या कहा था? प्रेम मार्गी शाखा कहा था। संत काव्य को क्या कहा था? ज्ञान मार्गी, है ना? तो सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि, शाखा का एकमात्र हिंदू कवि कौन है? एकमात्र हिंदू कवि माना जाता है, या माना, नहीं लिखिए। किसने माना? शुक्ल जी ने माना है। ये तो हम यहाँ लिखना भूल ही गए। शुक्ल जी, यहाँ आप ऐड करेंगे, शुक्ल जी ने सूफी प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि माना। किसको माना? सूरदास को। अब ये सूरदास वो कृष्ण भक्ति धारा वाले नहीं है कि वहां लेके ऐड कर लीजिए। ये सूरदास दूसरे सूरदास हैं। ठीक, ये जो सूरदास हैं इनके बारे में हम देख लेंगे थोड़ा सा। ये पहली चीज तो पंजाबी कवि, यहाँ से आपको ध्यान रहेगा कि ये वो सूरदास नहीं है। ये जो सूरदास हैं ये क्या है? पंजाबी कवि हैं, और ये शाहजहां के समकालीन थे। किसके समकालीन थे ये? शाहजहां के समकालीन। किसके समकालीन है ये? शाहजहां के समकालीन है। ठीक, अच्छा, इनकी रचना क्या है? इनकी एक रचना भी मिलती है। रचना का नाम क्या है? नल दमयंती। क्या है? नल दमयंती। अच्छा, ये नल दमयंती किस पे आधारित है? प्रेम कथा। ये भी प्रेम पर आधारित। ठीक, ये नल दमयंती है। तो सूरदास के बारे में हम देख लिए। ठीक, तो शुक्ल जी ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि माना। किसको माना? एकमात्र हिंदू कवि। इन्होंने माना है किसको? सूरदास को। किसको माना है? शुक्ल जी ने क्या माना? सूफी प्रेम मार्गी शाखा के एकमात्र हिंदू कवि माना। किसको मानते हैं ये? सूरदास को मानते हैं। ठीक, अच्छा, सूरदास के बारे में हमने क्या देखा कि ये जो सूरदास है ये एक पंजाबी कवि हैं, पहली चीज। दूसरा, शाहजहां के समकालीन थे।
तीसरा ये कि इनकी रचना क्या है, तो इनकी जो रचना है क्या, नल दमयंती है। नल दमयंती के रचनाकार कौन है, आप देख रहे हैं, सूरदास। ठीक, नल दमयंती। नल दमयंती किस पे आधारित है, यह एक प्रेम कथा है। तो ये जो सूफी कवियों में जो ये महत्वपूर्ण रचना का जो एक क्रम चल रहा था, ये जो महत्वपूर्ण कवि थे वो होते हैं यहीं से समाप्त। क्या होते हैं, यहीं से समाप्त होते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज और बच रही है, वो हम देख लेंगे। सूफी कवियों की जो परंपरा चल रही थी वो तो समाप्त हुई यहीं से। अब जो सूफी कवियों की परंपरा समाप्त हुई, सूफी रचना हम देख चुके हैं, तो अब हम एक हेडिंग डालेंगे, प्रमुख सूफी काव्य, नायक और नायिका। क्या देखेंगे, प्रमुख सूफी काव्य, नायक नायिका, ये जरूरी है। ठीक, ये आप हेडिंग डालेंगे, प्रमुख सूफी काव्य, नायक और नायिका। एक तरफ आप लिखेंगे काव्य, ठीक, और एक तरफ क्या लिखेंगे आप, नायक नायिका। ये आप ऐड करेंगे। ठीक, नंबर 1 पहले देखेंगे हम किसको, चंदायन को। चंदायन को, चंदायन में क्या है, नायक नायिका, लोर, लोर या लोरी, लोर या लोरी किसका नायक है, और जो चंदा है वो इसकी क्या है, नायिका है। ठीक, लोर या लोरी किसका नायक है, चंदा इसकी क्या है, नायिका है। ठीक, यहीं पे कर लेंगे आप, नायक नायिका। खैर राइटिंग पे मत जाओ यार, इतना तो ध्यान रख लो, नायक और नायिका, क्योंकि आज हो गई बहुत ज्यादा थकान। ठीक, सुबह से टाइम नहीं मिली है। चंदायन, लोर या लोरिक, और नायिका कौन है, चंदा। और ये टॉपिक भी समाप्त होने वाला है, इसलिए सोच रहे हैं इसे खींच के समाप्त ही कर देते हैं। सत्यवती कथा, क्या है, सत्यवती कथा। सत्यवती कथा के नायक नायिका कौन है, ऋतुपाण। कौन है, ऋतुपाण। ऋतुपाण इसका नायक है और सत्यवती स्वयं इसकी क्या है, नायिका है। अगला ग्रंथ देखेंगे, अगला कौन सा है, अगला है हमारा मृगावती। क्या है अगला, मृगावती। इसके बारे में देखेंगे, इसका नायक क्या है, तो राजकुमार। और क्या है इसका नायक, राजकुमार इसका नायक है, और मृगावती इसकी स्वयं क्या है, नायिका है। एक चीज आप ध्यान दे रहे हैं, ज्यादातर जितने ग्रंथ लिखे गए हैं वो नायिकाओं के नाम के ऊपर ही आधारित है। ठीक, नायिकाओं के नाम के ऊपर ही क्या है, आधारित है। नंबर 4 क्या है, माधवानल कामकंदला। माधवानल कामकंदला, माधवानल कामकंदला में नायक कौन है, माधव इसका क्या है, नायक है, और कामकंदला इसकी नायिका है। दोनों के ऊपर आधारित ये है। नायक नायिका के नाम को जोड़कर ही क्या रख दिया गया, पूरे ग्रंथ का नामकरण किया गया है। माधवानल कामकंदला, माधव नायक, कामकंदला इसकी नायिका। आगे देखेंगे हम रूप मंजरी के बारे में। किसके बारे में, रूप मंजरी के बारे में। कृष्ण इसके नायक हैं, कृष्ण इसके क्या है, नायक हैं, और रूप मंजरी स्वयं क्या है, इसकी नायिका है। रूप मंजरी क्या है, इसकी नायिका है। ठीक, आगे देखेंगे नंबर 6 रस रतन। रस रतन, अच्छा इसमें नायक का क्या नाम है, नायक का नाम है सोमा। नायक का क्या नाम है, सोमा, और नायिका का नाम क्या है, रंभा। सोमा और रंभा। ठीक, रंभा, भा से भालू, रंभा, सोमा और रंभा। ठीक, अगला ग्रंथ देखेंगे हम, रसरतन चित्रावली के बारे में देख लेते हैं। पीछे भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ एक जगह जो सब नोट हो रहा है तो इसे भी नोट कर लेते हैं, जिससे कि आप अगर एक साथ याद करना चाहें या पढ़ना चाहें तो आसानी हो, है ना। सुजान, नायक का क्या नाम था, सुजान, और नायिका स्वयं चित्रावली है। नायिका कौन है, स्वयं चित्रावली है। नंबर 8 देखेंगे ज्ञान दीप के बारे में। इसके बारे में देखेंगे हम, ज्ञान दीप। ठीक, ज्ञान दीप, ज्ञान दीप का नायक क्या है,
ज्ञानदीप स्वयं नायक। और क्या है, रानी देवयानी, रानी देवयानी। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। ज्ञानदीप दो ग्रंथ और देखते हैं। नंबर 9 नोट करेंगे आप, पद्मावत, इसके बारे में खैर पढ़ चुके हैं। क्या है यहाँ पे, नागमती। नागमती कौन है, नागमती किसकी पत्नी है, ये आप नोट कर लेंगे यही ब्रैकेट में, नागमती पत्नी हो गई पद्मावती। पद्मावती कौन थी, प्रेमिका। ठीक, पद्मावती कौन थी, प्रेमिका थी। बाकी रत्नसेन इसका नायक है ही, रत्नसेन क्या है इसका नायक है इस ग्रंथ का। एक और लास्ट ग्रंथ हम देखेंगे, मधुमालती। अभी अभी हमने पीछे भी देखा। मधुमालती में कौन कौन चलता है, एक तो प्रेमा और तारा की कथा चलती है, जो हमने अभी अभी देखा। क्या देखा था, प्रेमा और तारा, तारा मतलब तारा चंद। एक तो ये इसके पात्र हो गए नायक नायिका के रूप में, एक मनोहर और मधुमालती। और कौन है इसमें, मनोहर और मधुमालती स्वयं। तो बस इतना ही था। तो जो ये चल रहा था सगुण काव्य, सगुण नहीं सूफी काव्य है ना, निर्गुण धारा के सूफी काव्य में जो हम महत्वपूर्ण बिंदु देखने वाले थे वो यही था, महत्वपूर्ण कवियों के बारे में। किसके बारे में हम देखा, पद्मावत को देखा, मधुमालती को देखा, और किसके बारे में देखा हमने मधुमालती के बाद, और हम देखे अभी अभी जस्ट नूर मोहम्मद के बारे में देखे, अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, और उनकी फारसी रचना हमने देखा रौजतुल हकायक के बारे में। फिर हमने क्या देखा, चित्रावली उस्मान के बारे में देखा, ठीक, जिसमें अंग्रेजों के दूध का वर्णन किया गया था। और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि प्रमुख सूफी काव्य नायक और नायिका। ठीक, एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चंदायन, लोर या लोरिक चंदा, ये इसकी नायिका है। सत्यवती कथा, रेत उपर्ण इसका नायक है, सत्यवती नायिका है। मृगावती, राजकुमार नायक है, मृगावती स्वयं नायिका है। माधव नल कामकंदला, माधव नायक, कामकंदला नायिका है। रूप मंजरी, कृष्ण नायक है, रूप मंजरी क्या है, नायिका है। रस रतन, सोमा और रंभा इसके नायक नायिका हैं। चित्रावली, सुजान और चित्रावली। ठीक, ज्ञानदीप, ज्ञानदीप और रानी देवयानी। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रतन सेन, ये तीनों पात्र हैं उसके। मधुमालती में प्रेमा और ताराचंद की एक कथा चलती है, एक मनोहर और मधुमालती की चलती है। तो ये पात्र हैं इसके, है ना। पहला प्रेमाख्यानक काव्य जिसमें बहुपत्नीवाद का विरोध आप कह सकते हैं, या बहुपत्नीत्व की भावना नहीं दिखती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और ये जो प्रमुख सूफी काव्यों की ये जो परंपरा चल रही थी, महत्वपूर्ण कवियों के रूप में या प्रमुख सूफी कवि, ये होता है आपका समाप्त। तो सूफियों के बारे में जो भी जानकारी थी वो लगभग समाप्त हो चुकी है। बस एक क्लास में हम देखेंगे, लगभग 25-30 मिनट की होगी, महत्वपूर्ण बिंदु को। और वो जब महत्वपूर्ण बिंदु लिखवाने के बाद, आपको बताने के बाद, हमारी जो सूफी परंपरा चल रही वो होगी समाप्त। फिर हम बढ़ेंगे कहाँ, सगुण भक्ति की ओर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा, धन्यवाद।